अभी तक हमने जो रिसर्च पढ़ी है, जो हमें समझ आई है, उसके बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो मॉडल्स हमारे सामने पॉपुलर हैं, चैट जीपीटी और डीप सीक और इस तरह के, वो कैसे फिट होते हैं। ठीक है, हम उनसे कोई मदद ले सकते हैं अपनी रिसर्च में या नहीं, और मदद लेनी चाहिए या नहीं, और लेंगे तो कैसे लेंगे, क्या कंसिडरेशन है हमारी। तो बेसिकली 2004 में जिस वक्त गूगल स्कॉलर आया था, वहां से लेके अभी तक जो ऑटोमेशन है, जो टेक्नोलॉजी है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो जारी है। ठीक है, और होता यह है कि जो भी डेवलपमेंट होती है वो हमारे बेनिफिट के लिए भी होती है और हमें उसके साथ एडजस्ट भी करना पड़ता है। पहले आप लोगों को आर्टिकल या बुक सर्च करने के लिए फिजिकली लाइब्रेरीज में जाना पड़ता था। तो ये इंटरनेट के बाद और स्पेशली गूगल स्कॉलर के बाद इसलिए आसान हो गया कि अब आप सिर्फ गूगल स्कॉलर में जाके अपना टाइटल लिखते हो, कीवर्ड्स लिखते हो, और आपके रिलेटेड बेशुमार जितने भी आर्टिकल्स हैं वहाँ पे आ जाते हैं। आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज हम जो है वो गूगल स्कॉलर से, इंटरनेट से प्रोग्रेस करते करते एआई के इरा में इंटर हो गए। तो हम देखेंगे कि हमारी रिसर्च का जो साइकिल है, जो हमने स्टेप्स किए थे, उसमें एआई कहाँ पे फिट होता है। ठीक, हमें कौन सी जो है वो एथिकल लीगल इश्यूज हैं जिनके हमें पता होना चाहिए, हमें अवेयर रहना चाहिए, और अच्छी प्रैक्टिसेस, मॉडल प्रैक्टिसेस क्या हैं स्टूडेंट्स के लिए जिस वक्त वो एआई को यूज़ कर रहे हैं, रीडिंग्स कौन सी हैं, और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो थोड़ी आपके लिए कोई प्रैक्टिसेस भी हैं जो आप करेंगे कि एआई से आप कैसे जो है वो उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो रिकॉल करें, हमने कहा था रिसर्च स्टार्ट होती है क्वेश्चन से। आपके पास क्वेश्चन नहीं है, आपके पास पजल नहीं है, आपके पास यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है जो आप रिसर्च कर सकते हो। सेकेंडली हमने कहा था मेथोडोलॉजी, ठीक है, या पैराडाइम या फिलॉसफी। ठीक है, उसके बाद हम अभी पहुंचे थे यहाँ पे थर्ड स्टेप पे कि ये सब कुछ होने के बाद आपका मेथड क्या होगा जिससे आप डाटा गैदर करोगे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपने जिस वक्त मेथड अपना यूटिलाइज कर लिया, आपने डाटा गैदर कर लिया, आपने व्यूज रिस्पोंडेंट्स के कलेक्ट कर लिए, उनका एनालिसिस कैसे होगा, वो डाटा जो आपके पास आया है उस डाटा को प्रोसेस कैसे चले करेंगे, उससे मीनिंग कैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे या इन्फर करेंगे। ठीक है, वो पूरा एनालिसिस का सेक्शन है। और फाइनली के वो सब कुछ जो आपके पास आ गया है, आपने क्वेश्चन पोज करने से लेके, डाटा गैदर करने से लेके, अब मीनिंग्स या अंडरस्टैंडिंग्स या कंक्लूजन्स भी आपने जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं, तो इन सब को आपने प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक, तो रफली ये स्टेप्स थे। हम डाटा गैदरिंग वाले स्टेप पे थे, और हम देखेंगे कि इन स्टेप्स में, इन साइकिल्स में हम एआई को कैसे यूज कर सकते हैं। जो सबसे पहला हमारा स्टेप था कि आपके पास पजल होना चाहिए, आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, तो आप एआई को यूज कर सकते हो आइडिया जनरेशन के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। ठीक है, आप फॉर इंस्टेंस इंटरेस्टेड हो, अब एआई आपको यानी डायरेक्ट ये नहीं बता सकती कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो। ठीक, एटलीस्ट कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेके आपने एआई के पास जाना है, उसको कुछ बताना है आपने। आप उसे कह सकते हो कि मैं इंडिया पाकिस्तान या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या यूएस पाकिस्तान रिलेशंस या वॉर्स या आईआर थ्योरी में ब्रॉडली इस चीज में इंटरेस्टेड हूं। ठीक है, और मुझे रिसर्च के लिए एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए। या दूसरे अल्फाज में आपको एक इंटेलिजेंट प्रॉम्प्ट चाहिए, ऐसी प्रॉम्प्ट जो आप उसको बता सकें और उसको वो रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है, तो अब आइडिया जनरेशन के लिए आप वो यूज कर सकते हो। आपको नहीं पता कि जो मेरा ब्रॉड टॉपिक है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं, उसमें मैं किस चीज पे रिसर्च करूं, तो स्टार्टिंग पॉइंट
आप सिर्फ अपना आइडिया लेके जाओ, किसके पास, कोई भी चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, डीप सीक या कोई भी मॉडल जो है जो मार्केट में अवेलेबल है, फ्री वर्जन है, आप उसके पास जाओ और उसको कहो कि प्रॉम्प्ट उसको दो एक, कि मैं बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ, मैं इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हूँ, इसमें मुझे किस चीज़ में यानी फर्दर रिसर्च करनी चाहिए, फर्दर इसके मुझे टॉपिक्स या क्वेश्चंस बताओ। होगा ये कि वो आपको बेशुमार आगे उस टॉपिक को ब्रेक डाउन करके रिसर्चेबल क्वेश्चन दे देगी, ठीक है, इस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो। तो वो काम जो आपने मैनुअली करना था, मेरे से पूछ पूछ के करना था, दोस्तों से पूछ के करना था, अखबारें पढ़ के करना था, या टीवी देख के आपके जहन में अचानक एक आइडिया आना था, अब जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग से ये आपकी मदद करेगा और आपको वो टॉपिक जो है वो ब्रेक डाउन करके आगे से 10 टॉपिक्स बना के देगा, और उसमें से जो आपको पसंद हो उस पर फर्दर प्रॉम्प्ट करें, पूछें उससे, ठीक है, अच्छा ये वाला जो टॉपिक है इसमें मजीद में अब क्या करें। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट स्टेप है, जो पजल से, क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, वो आइडिया कहाँ से आए जिस पे आपने रिसर्च करनी है, आप उससे एआई से, चैट जीपीटी से मदद ले सकते हो। अगर आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉम्प्ट, अगर आपको प्रॉम्प्टिंग आती है कि आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो इवन आपका कोई इंटरेस्ट नहीं भी है या आपको नहीं पता कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आप फिर भी जो है वो टॉपिक जनरेट कर सकते हो। सिंपली आपने उससे कहना है कि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कोई जो है वो अच्छा टॉपिक नहीं है मेरे जहन में, सजेस्ट करो कुछ टॉपिक्स जिन पे मैं रिसर्च करूँ, ठीक। तो इवन आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं भी हो, वो आपको सजेशन दे देगी, ठीक, आपके लिए स्टार्टिंग वाला मरला जो है वो इजी हो जाएगा। उसके बाद उसी में जिस वक्त आपने लिटरेचर सर्च करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है, आपने उस टॉपिक के, उस टाइटल के कीवर्ड्स जो हैं वो गूगल स्कॉलर में सर्च करना है, ठीक है। और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि लिटरेचर तक पहुंचते पहुंचते, यानी जिस वक्त आपको एआई की मदद से लिटरेचर के पास जाना पड़े, तो उस वक्त तक आप कुछ चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैं सजेस्ट ये कर रहा हूं कि आप गूगल स्कॉलर से, जो एआई ने फर्स्ट स्टेप पे आपको कुछ आइडियाज़ दिए थे, उन आइडियाज़ में से जो आइडियाज़ आपको अच्छे लगे, आपने उसमें से कुछ इनिशियल रीडिंग की है। आप का जो टॉपिक है, आप उस पे अगर आपको अच्छी प्रॉम्प्टिंग आती है अगेन, तो आप एआई से पूछ सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे, यूएस पाकिस्तान रिलेशंस पे अथॉरिटेटिव या अच्छे एकेडमिक 10 काम बताओ, ठीक है। वो आपको उस टॉपिक पे 10 अच्छे काम, आर्टिकल्स, बुक्स जो है वो बता देगी कौन कौन से, ठीक है। तो देखें, आपका जो इशू था क्वेश्चन का, टॉपिक का, वो भी इसने रिजॉल्व करने में आपकी मदद की। उसके बाद जो आपका लिटरेचर था, उसमें भी उसने जो है वो आपको मदद की, जो इसके मुताबिक, हमेशा याद रखें कि एआई की जो फ्री अवेलेबल वर्जन होते हैं उनकी कोई कट लाइन होती है। कट लाइन का मतलब ये होता है कि उनके पास जो लिटरेचर जिन पे वो ट्रेन हुए हुए होते हैं, जिन वर्ड्स पे, जिन जिन बुक्स पे, जिस लिटरेचर पे, उसकी लिमिट होती है वो 2022 तक, 2023 तक शायद, तो लेटेस्ट का उन्हें शायद ना पता। और इस चीज का भी चांस है कि हर चीज उसने ना पढ़ी हुई हो, ठीक। लेकिन आजकल एक एडिशनल फंक्शन आता है इन मॉडल्स में, सर्च का, वेब सर्च का, तो आप वो क्लिक कर सकते हो कि मुझे वेब सर्च करके बताओ, ठीक। तो अगर आपको आता है यूज करना इसे, इसकी मदद लेना, तो ये टूल अवेलेबल है, बैठा हुआ है कि कोई आए और इससे जो है वो हेल्प आउट ले, ठीक।
अगर आपको पता है, यानी सबसे बुरा तरीका जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये होता है कि किसी टॉपिक पे आपको असाइनमेंट मिलती है और आप एआई को कहते हो मुझे इस पे जनरेट करके दो असाइनमेंट, वो आपको जनरेट करके दे देता है। उससे आप कुछ भी नहीं सीखते, ठीक है। सीखते आप कब हो, जिस वक्त आप इसको आप इंटेलिजेंटली यूज करते हो। इंटेलिजेंटली कैसे यूज करते हो? आइडियाज जनरेट करने के लिए, लिटरेचर जनरेट करने के लिए, यानी लुक आउट करने के लिए लिटरेचर में। और स्पेशली एक इसका फंक्शन है जो बहुत अच्छा है और आप भी उसे यूज, आपके पास अगर लिटरेचर है, कोई पीडीएफ है, कोई बुक है, ठीक है, तो एक दफा आपने पढ़ी है वो, और एक दफा इसको दिया पढ़ने के लिए, ठीक है, और फिर इसको कह के अब मुझे इसका मेन आर्ग्यूमेंट बताओ। फॉर इंस्टेंस आपका जो टॉपिक था यूएस पाकिस्तान रिलेशंस, उस पे इसने आपको लिटरेचर में 10 बुक सजेस्ट की थी, ठीक है। उस 10 में से 4 बुक्स आपने पढ़ी, कुछ आपको समझ आई, कुछ आपको समझ नहीं आई। उसमें से फिर आपने वो बुक्स या वो आर्टिकल्स इस पे अपलोड किए और इसको कहा कि अब मुझे इसका मेन आर्गुमेंट बताओ क्या है, ठीक? उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग जो आपने पढ़ी थी उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, देख लें, ठीक है। तो समझ लेंगे आपके पास एक बहुत अथॉरिटेटिव लर्नड टूल मौजूद है जो आपको चीज़ों के बारे में उनकी समरीज बना के दे सकता है, उनके मेन आर्गुमेंट्स आपको बता सकता है, उनकी मेथडोलॉजी आपको बता सकता है कि अगर किसी बुक में कोई आर्गुमेंट हुआ है तो वो कैसा है, इसकी क्या मेथडोलॉजी है, इसने क्या एविडेंसेस यूज किए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी रिसर्च में यूज कर सकते हो अच्छे तरीके से, इन्फॉर्म तरीके से, बजाय इसके कि आप जो है वो ऐसी ऑब्वियस प्रॉम्प्ट उसको दे रहे हो कि हमें पूरा आर्टिकल या वो चीज़ जनरेट करके दे, ठीक है। तो अब लिटरेचर के मेन पॉइंट्स, मेन आर्गुमेंट, उसकी डिस्कशन, हर चीज जो है वो आप उससे इन्फर कर सके, नहीं वो समरीज आपने वो वही उठा के वो कॉपी पेस्ट नहीं करनी, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। इसने आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ा दी है। और एक और इसमें बहुत अच्छी है, कभी आपने यूज की, ये किसने यूज किया? चैट पीडीएफ। ये इसका ऑप्शन चैट जीपीटी और डीप सीक में जो है वो लिमिटेशन है, फ्री वर्जन है आपके पास तो बहुत कम वो अपलोड होती हैं, उसकी लिमिट होती है। तो शुरू में एक आया था टूल इसी तरह का चैट पीडीएफ, कि आप अपनी पीडीएफ अपलोड करते थे इस चैट पीडीएफ पे और फिर उस पीडीएफ के साथ आप चैट करते थे कि आप उस पीडीएफ से, वो पीडीएफ आर्टिकल हो सकता है, बुक हो सकती है, उससे क्वेश्चन पूछो, ठीक है, वो आपको उसी में से आंसर्स देगा। तो ये सारा क्या कर रहा है, ये सब चीजें क्या कर रही हैं? आपकी लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रही है। तो इस अंडरस्टैंडिंग से क्या हो रहा है? जो ओरिजिनल इसने आपको आइडिया या क्वेश्चन दिया था, आप उसको रिफाइन कर रहे हो, वही उठा के आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। आप एक साइड पे इंडिपेंडेंटली अपनी स्टडी कर रहे हो, अपनी स्टडी को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को आप इसकी अंडरस्टैंडिंग से, मेन आर्गुमेंट से कंपेयर कर रहे हो और देख रहे हो कि आपको सही समझ आ रही है बातों की या नहीं आ रही। पूरा पैसेज आप पढ़ते हो, पैराग्राफ पढ़ते हो और आपको समझ नहीं आती उसने क्या लिखा हुआ है, आप उस पूरे पैसेज को उठा के कॉपी करो और उससे कहो कि इसका मुझे मेन आर्गुमेंट बताओ, क्या डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। सिंपल, वो सर एक एडिशनल आपके लिए हेल्पफुल टूल है आपकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, नॉन नेटिव स्पीकर्स की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि मोस्टली लिटरेचर जो है वो इंग्लिश में है, हम नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो जितनी मर्जी हम कोशिश कर लें कोई ना कोई चीज़ें होंगी जिस पे हम अटक जाएंगे, ठीक। तो वो अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, आप वो सारे मुश्किल पैसेजेस चीज़ें उठा के इससे पूछो, ये आपको ब्रेक डाउन करके बताएगी, ठीक है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जो कम्प्लेक्स आइडियाज हैं, जो कम्प्लेक्स कंसेप्ट्स हैं लिटरेचर में, आप इसको प्रॉम्प्ट करके कह सकते हो कि मुझे ये ब्रेक डाउन करके बताओ, ठीक है। तो अब एआई के इस दौर में ये एक्सक्यूज आपका और मेरा जो है वो नहीं रहा कि हम चीज़ें कहाँ से समझें। ये टूल मोस्टली कॉपी पेस्ट के लिए नहीं है,
ठीक है। ये टूल किस लिए? आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। ठीक है, आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही, आप जाएं लिटरेचर में, उसको कॉपी पेस्ट करें, उसको समझें और फिर वहां से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। ठीक, लिटरेचर समरी। फर्ज करें कि आप जो है वो अपने टॉपिक पे 10 आर्टिकल्स पढ़ते हैं। एक आर्टिकल किसी एक फैक्टर को हाईलाइट कर रहा है, दूसरा आर्टिकल किसी दूसरे फैक्टर को हाईलाइट कर रहा है, तो आप वो सारा लिटरेचर या उसके मेन आर्गूमेंट्स में एज्यूम करूं कि आपने लिखे हुए अपने पास। ठीक है, और आप वही मेन आर्गूमेंट्स उठा के इसको देते हो कि मैंने अभी तक, यानी आपकी प्रॉम्प्ट क्या होगी, मैंने अपने टॉपिक पे अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं उसके ये मेन आर्गूमेंट्स हैं। ठीक है, इस आथर का ये मेन आर्गूमेंट है, इसका ये मेन आर्गूमेंट है, इसका ये, मुझे ये सारे ऑर्गेनाइज और समराइज करके बताओ ताकि मैं इसको समझ सकूं। ये आपको क्या करेगा कि ये उसको कैटेगराइज कर देगा। ठीक है, आपको शायद एक टेबल बना के दे दे। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको समझ में नहीं आ रही थी वो सारी एक दूसरे से कनेक्ट करके आपको दे दे। समरी की वजह से आपको वो चीजें और ज्यादा समझ में आने शुरू होगी। ठीक है, तो आपका आइडिया जनरेशन में भी ये मदद करेगा, आपकी लिटरेचर में भी, लिटरेचर समरी में भी। इसी तरह जिस वक्त हम नेक्स्ट स्टेप्स में पहुंचेंगे, डाटा एनालिसिस वाले में आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी डाटा एनालिसिस में भी हेल्प कर सकता है। राइटिंग, क्योंकि ज्यादातर हम जो है वो नॉन नेटिव स्पीकर हैं, इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हमें रिसर्च जर्नल्स में मोस्टली 99% जो है वो इंग्लिश में हमें उसमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जो आपकी लैंग्वेज है, आपकी राइटिंग स्किल्स है, अब इसके आने के बाद आपको वो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक, यानी इसने, अगर आप एक जेन्युइन रिसर्चर हो, स्कॉलर हो, ठीक है, तो इसने आपके जो ट्रेडिशनली आज से पहले 99% स्कॉलर्स के, नॉन नेटिव स्कॉलर्स के इश्यूज होते थे, वो उसने रिजॉल्व कर दिया। ठीक, जब हम इस स्टेज पे आएंगे राइटिंग वाली पे स्पेशली, तो फिर हम देखेंगे कि आप अपनी राइटिंग जो है वो इससे कैसे इन्हांस कर सकते हो। ये भी हो सकता है, यानी इवन ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी पूरी रिसर्च, पूरा लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च क्वेश्चन आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखो अपने पास। ठीक है, आपको वो कंपल्शन नहीं है, आपके पास वो नेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ हो कि मेरा ये क्वेश्चन है, मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं। आगे आपके नोट सारे बेशक नेटिव लैंग्वेज में हो, एंड में आपने आके इसको देने डालने और इसने ट्रांसलेट करके आपको जो है वो दे देने। तो अब ये इश्यू भी नहीं है कि मैं जो है वो इंग्लिश लिख नहीं सकता, इंग्लिश बोल नहीं सकता, मुझे समझ नहीं आती। ठीक, तो हर स्टेज पे आप देखें, आप चाहो तो इंटेलिजेंटली इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये यूटिलाइजेशन उस कॉपी पेस्ट वाली यूटिलाइजेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट के टूल नहीं है एआई। ठीक, आपने इससे प्रॉम्प्टिंग करनी है, इंटेलिजेंटली यूज करना है, लेकिन आपने इसको पूरा टास्क नहीं दे देना कि ये मेरा टॉपिक है, इस पे जो है 2000 वर्ड्स की मुझे जो है वो असाइनमेंट चाहिए, मुझे असाइनमेंट बना के दो, और वो ला के आपको दे दे। ये बहुत बड़ा इसके साथ इश्यू है। एआई झूठ बोलने में मास्टर है, तो जिस वक्त आप इसे कहोगे कि आपने इसमें साइट करने लोगों के काम, तो ये 70% फेक साइटेशंस करेगी। ठीक है, पूरे पूरे नाम लोगों के, जर्नल्स के टाइटल्स, पब्लिकेशन डेट, हर चीज, सब चीज फेक होगी। ठीक, तो इसलिए जो चीज आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट करते हो या इसको कहते हो प्रिपेयर करने के लिए, ये बहुत बड़ा फ्लैग है। ठीक, अगर आप उसे क्रॉस चेक नहीं करते, अगर आप उसे जो है वो DOI,
एक नंबर होता है हर आर्टिकल के एंड पे, ठीक है। वो आप उसे क्लिक करते हो, उसकी वेबसाइट खुल जाती है, वो आर्टिकल आ जाता है। तो फिर एआई के अंदर बाइसेस हैं, ये लैंग्वेज मॉडल है। अब एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि इसकी बाइसेस क्या हैं, लेकिन ये सोचें कि ये खुद इंसान नहीं है, खुद इसके इमोशंस नहीं है, खुद इसकी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन जिन चीजों पे ये ट्रेन हुआ है वो चीजें इंसानों की बनाई हुई थी, वो लिटरेचर इंसानों का लिखा हुआ था, ठीक है। जो चीजें इसने पढ़ी हैं, जिन पे इसने ट्रेनिंग की है, वो इंसानों की थी, ठीक है। अगर उसमें बाइसेस थी तो इसमें भी बाइसेस शायद वो क्रीप इन कर सकती। तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि ये बाइस्ड कैसे है, ठीक, लेकिन ये बाइस्ड हो सकता है। एक चीज ये है कि ये मॉडल ट्रेन किस पे हुआ है, और दूसरी चीज जो हमें नहीं पता कि इस पे लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है, कि जो इसके डेवलपर्स हैं उनने क्या लिमिटेशंस लगाई हुई हैं और किस वर्ड पे लगाई हुई हैं, किस कीवर्ड पे लगाई हुई हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो प्रोड्यूस करेगा चीज वो 100% अनबाइस्ड नहीं होगी, ठीक है। हमें इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। फिर जिस वक्त हम इसकी पब्लिकेशन की तरफ आएंगे, यानी हम उस स्टेज पे पहुंच गए कि हमारी रिसर्च पब्लिकेशन के लिए तैयार है, तो हमें जिस भी जर्नल में हम उसे भेज रहे हैं, हमें उसकी पॉलिसीज का पता होना चाहिए कि वो जर्नल जो है वो इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। और कुछ जर्नल्स की जो है वो पॉलिसीज भी हैं ऑब्वियस, जो उन्होंने मेंशन की हुई है कि अगर आप एआई यूज कर रहे हो, इस तरह के टूल यूज कर रहे हो, तो आपके लिए क्या एथिकल गाइडलाइंस हैं, ठीक है। जैसे ये सेंट जॉन यूनिवर्सिटीज की कुछ गाइडलाइंस हैं। फिर एथिकली, अब देखें, जब हमने एथिक्स डिस्कस किए थे और कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्कस की थी, हमने कहा था कि जो हम डाटा लेते हैं लोगों से, वो हम डाटा जो है वो शेयर नहीं करते किसी के साथ, तो वो आपने इन मॉडल्स के साथ भी शेयर नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप वो डाटा लें और उसमें जो मार्कर्स हैं कि लोगों के नाम, आइडेंटिफिकेशन, हर चीज, वो आप पब्लिशिंग के वक्त तो हटा लें, लेकिन इसको जिस वक्त आप दे रहे हों, फीड कर रहे हों एनालिसिस के लिए, किसी चीज के लिए, तो वो उसके अंदर वो सारे मार्कर्स इंक्लूड हों। ये क्या करेगी हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन इसके डेटाबेस से चीजें डिलीट हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली होती हैं, आप करते हैं, लेकिन सेफ प्रैक्टिस ये है कि हमने वो वाला डाटा इसको फीड नहीं करना। रिस्पॉन्सिबल यूजेस क्या हैं इसके, अगर हम एआई यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने हर एआई, यानी जिस वक्त हमने यूज करना है तो हमें पता हो कि हमने कौन सा वर्जन यूज किया था, कौन सा चैट जीपीटी किया था, 4.0 किया था, 3.0 किया था, 3.0 मिनी किया था, और उसकी प्रॉम्प्ट हमने क्या दी थी। हमारे पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए सारी चीजों का, ठीक है। वेरीफाई, जैसे मैंने आपको कहा कि जो चीजें जनरेट करता है वो अक्सर फेक होती हैं, ठीक है, तो वेरीफाई करना उससे, ठीक। अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो बजाय इसके कि आप पूरा डाटा इसको दें और ये एनालिसिस करके आपको दे, पहले एक जो है वो एक सिंपल इसको आप फीड करके उसका एनालिसिस आप ले लें। हालांकि जिस वक्त हम एनालिसिस में जाएंगे देखेंगे हमें एआई की ज़रूरत नहीं है एनालिसिस में, हम और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लेकिन शायद उन सॉफ्टवेयर में भी वक्त के साथ साथ एआई जो है वो उसकी इनकॉर्पोरेशन हो जाएगी। अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना कोड, अपनी जो कि भी एआई की आउटपुट है, सब सेव रखें आप, ठीक है। और जो आपका मेथडोलॉजी सेक्शन है, अगर आपने एआई से हेल्प ली है, एक हेल्प वो है जो आप सीधा सीधा जाके उसको प्रॉम्प्ट देते हो, मुझे ये चीज तैयार करके दो, और एक हेल्प वो है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इसको इंटेलिजेंटली कैसे यूज करना है। तो जिस वक्त आपने इस तरह से इसको यूज करना है तो आपका मेथडोलॉजी सेक्शन जो है
उसमें ये डिस्कशन होनी चाहिए कि आपने कौन सा वर्जन यूज किया था, क्यों यूज किया था, उससे आपने क्या बेनिफिट लिया, हेल्प ली है, ठीक है, ताकि आपकी जो भी चीजें हैं वो क्लियर हो, वो ऑब्वियस हो, वो ट्रांसपेरेंट हो। अभी इस पे उस तरह से एथिकल प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस जो है वो तैयार नहीं हुई भी। आहिस्ता आहिस्ता इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, जर्नल्स इस पे गाइडलाइंस बना रहे हैं, ठीक है, कि जिस वक्त आप यूज करोगे तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपने रिपोर्ट करनी है, ठीक। तो उम्मीद है कि कुछ अर्से तक जो है ये भी पॉपुलर गाइडलाइंस जो है वो वजूद में आ जाएंगी, लेकिन वो गाइडलाइंस जो भी होंगी ये उनका पार्ट होंगे उन गाइडलाइंस का, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स पे वो गाइडलाइंस इन्हीं पॉइंट्स के लिए रिवॉल्व कर रही होंगी, ठीक है। तो मजीद अगर आपने देखनी है कि वो कितनी कोई डिस्कशन हुई है एआई पे, क्या कुछ पब्लिश हो रहा है, ये बुक है चैट जीपीटी साइंटिफिक रिसर्च, उसके बाद कुछ आर्टिकल्स हैं, इनमें यही डिस्कशन हुई है कि हम एआई को रिसर्च में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, क्या उससे हेल्प ले सकते हैं, एथिकल इश्यूज क्या हैं, जिस वक्त हम हेल्प लेंगे तो हमें किस तरह ट्रांसपेरेंट रहना है इस सारी चीज़ों में। और एक ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो आर्टिकल है, कौन सा, ये पेस्टर का 2025 का, ये Potentials and limitations of AI as an academic writing assistant for non-native English speakers। ठीक, जो स्पेसिफिकली बात हम कर रहे थे कि अगर आप सिर्फ इंग्लिश के लिए इसको यूज कर रहे हो, ठीक है, एक तो है कि पूरी रिसर्च के लिए एज अ रिसर्चर आप यूज कर रहे हो, आप नॉन नेटिव स्पीकर हो, नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर हो और आप इसको यूज कर रहे हो, तो ये आर्टिकल जो है, एक तो इसकी फाइंडिंग्स हैं, ये मॉडल जो हैं ये एक्सीलेंट हैं ग्रामर में, स्ट्रक्चर में, टॉपिक रेलिवेंस में, ठीक है। वीक किस चीज में, रीडेबिलिटी में और सोर्स क्रेडिबिलिटी में। रीडेबिलिटी का मतलब ये है कि वो जो चीज ये प्रोड्यूस करते हैं वो कितना रीडर फ्रेंडली होती है। अगर आप नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर हो तो सबसे बड़ा आपका कंसर्न है आपकी ग्रामर, आप जिस वक्त पब्लिश कर रहे हो चीज़ें आपकी ग्रामेटिकली ठीक हैं या नहीं, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, तो वो सारा स्ट्रक्चर, ग्रामर आप इससे हेल्प ले सकते हो, ठीक। इन चीज़ों में ये एक्सीलेंट है। ये टेबल देखिएगा, ग्रामर में जो रिसर्चर है जिसका ये पेपर था उसने इसको फुल मार्क्स दिए, ठीक है। ग्रामर, सेंटेक्स, हर चीज़ जो है, रेलिवेंस टॉपिक के बिल्कुल जो है वो रेलिवेंट है। इंफॉर्मेशन वैलिडिटी, कहाँ से इसने जो है वो स्कॉलरली चीजें उठाई हैं, नॉन स्कॉलरली उठाई हैं, किधर से पॉपुलर इसने चीजें उठाई हैं। और सिमिलैरिटी इंडेक्स, मैंने कहा सिमिलैरिटी कंसर्न नहीं है, 16% सिमिलैरिटी, ये टर्निटिन बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो आपको सिमिलैरिटी इंडेक्स बताता है प्लेजरिज्म के लिए, लेकिन कहता है कि एआई से आपने प्रोड्यूस किया हो तो 90% जो है वो 80-90% चांसेस यही हैं कि वो कोई भी सिंपल से सिंपल प्लेजरिज्म वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको फ्लैग कर देंगे कि ये एआई रिटर्न है। एआई रिटर्न का 100% मतलब ये नहीं होता कि ये एआई रिटर्न है, कई दफा फॉल्स नेगेटिव भी अलार्म भी जो है वो रेज कर देती है। लेकिन जो क्वेश्चन आपका है वो ये है कि मैं नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर हूँ, मैंने अपनी सारी रिसर्च आइडियाज़ हर चीज़ जो है वो अपनी लैंग्वेज में की थी, इससे मैंने हेल्प ली थी, और उसके बाद मेरे पास उस सारी रिसर्च का, सारे डिज़ाइन का पीछे ब्लूप्रिंट मौजूद है, वो रफ ड्राफ्ट मौजूद है जिस पे मैंने सारा काम किया हुआ है। लेकिन वो रफ ड्राफ्ट, क्योंकि मैं नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर था, मुझे वो सारा रफ ड्राफ्ट जो है वो एआई को देख के उसको ट्रांसलेट करवाना पड़ा, उसको रिफाइन करना पड़ा। अब उसके अंदर जितना भी डाटा है, जितने भी इंटरव्यूज हैं, जितने भी एनालिसिस हैं, हर चीज़ें वो मेरे हैं, ठीक है, लेकिन एआई ने सिर्फ उसे रिफाइन किया हुआ है। और आखिर में जिस वक्त वो रन होता है तो ये आ जाता है कि ये 80-90% एआई रिटर्न है, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा,
तो जैसे मैंने आपको बताया कि एआई की जो गाइडलाइंस हैं कि आप उसको रिसर्च में कैसे यूज कर सकते हो, एक वो इवॉल्व हो रही हैं, ठीक है। दूसरा ये कि वो स्पेसिफिक गाइडलाइंस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस, हर इंस्टीट्यूशंस की अपनी गाइडलाइंस है, हर इंस्टीट्यूशंस के साथ हर टीचर की अपनी गाइडलाइंस है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मेरी असाइनमेंट है और मेरी असाइनमेंट में आप ऐसा किया है आपने, मैं आपको कहूंगा कि अगर आपके पास वो रफ ड्राफ्ट मौजूद है, अगर आपके पास वो एविडेंस सारा मौजूद है कि ये सारा काम आपका अपना है, आपने सिर्फ इसको रिफाइन करने के लिए एआई से जो है वो मदद ली है, और आप मेरे जिस वक्त मैं कहता हूँ आप वो सारा एविडेंस लेके मेरे पास आते हो जिसमें आपके इनिशियल वो ड्राफ्ट्स होते हैं, और अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप क्योंकि पीरियोडिकली आके मेरे से वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, तो मुझे पता है कि आप एक आइडिया पे, एक टॉपिक पे कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो और आपका काम वो कहाँ तक पहुँचा है। और इसको कंपेयर करें एक ऐसे स्टूडेंट से कि जिसने कभी अपने टीचर के साथ कोई काम डिस्कस नहीं किया, कोई आइडिया डिस्कस नहीं किया, उसको रिफाइन नहीं किया, लेकिन डेडलाइन पे वो पूरी चीज़ उठा के ले आता है और फिर कहता है कि ये एआई जनरेटेड नहीं है, ठीक। तो टीचर के लिए, इंस्ट्रक्टर के लिए इजी है उस चीज़ को जज करना जो एक तो कंसिस्टेंटली उसके साथ कम्युनिकेशन में रह के बनाई गई है, दूसरा ये कि उस स्टूडेंट के पास उसका सारा रफ ड्राफ्ट मौजूद है, वो नेटिव लैंग्वेज में है, वो जिस मर्जी लैंग्वेज में है, और वो जिस वक्त आया है तो इंस्ट्रक्टर को वो चीज़ समझ में आई है कि हाँ इसने ये काम किया है, इसने सिर्फ इसको रिफाइन किया है एआई से, ठीक। तो मुझे नहीं पता कि वो रिसर्च आपकी किसी जर्नल में एक्सेप्ट होगी या नहीं, कोई और टीचर या कोई और इंस्टीट्यूशन इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं, या कल को जो ग्रेड गाइडलाइंस बनती हैं जिस पे पूरी कम्युनिटी रिसर्चर्स की एग्रीड होती है या नहीं, उसमें वो एक्सेप्टेबल होंगी या नहीं। मेरे लिए पर्सनली अगर आपने वो सारा वर्क किया है और आपके पास वो एफर्ट, वो एविडेंस मौजूद है, मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल है।